स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनएस हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। 36 ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब तक आपने पढ़ा, जो बाहर से सफ़ेद चोले पहने रहते हैं और अंदर से बहुत भयानक है। कुछ तो लोग ऐसे हैं, अगर उनकी बेटियों और बीवियों की ज़रूरत पड़े अपने फ़ायदे के लिए तो उन्हें भी बेचने में पीछे ना हटें। अब आगे, मैं तो एक छोटा सा प्यादा हूँ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही नहीं, ड्रग्स, हीरोइन, इन सभी का व्यापार होता है। और भी न जाने कौन कौन से इल्लीगल काम किए जाते हैं जो इसमें शामिल हैं। मुझे तो बस आधे ही पैसों के हिस्सा दिया जाता है, बाकी वो लोग पूरा पैसा रख लेते हैं। इतना कहकर वो चुप हो जाता है। अमित अंडरस्को, कौन कौन छिपे हैं सफ़ेद चोलों में? बताओ हमें। मैंने उनके चेहरे कभी नहीं देखे हैं। वो ज़्यादातर दूसरे रूम से माइक से हमारी बात होती थी। हाँ, इतना तो जानता हूँ कि वो ज़्यादातर मंत्री और बड़े अधिकारी जो सफ़ेद चोलों के अंदर छिपे भेड़िए हैं। जब मुझे अपने काम की सही कीमत मिलती थी तो मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी उन्हें देखने की। मेरा काम सिर्फ लड़कियां उठवाना होता है और उन तक पहुंचाना होता है। रूही अंडरस्को, तो क्या तुम इसी तरीके से लड़कियां उठाते हो जैसे कल तुमने उठवाई थी? नहीं, हम इस तरीके से नहीं उठाते हैं। हमारे लड़के लगे हैं इस काम में। जिन लड़कों को पैसों की ज़रूरत पड़ती है वो अपने प्यार के जाल में फंसाकर या उन्हें नौकरी के बहाने से उन्हें लाया जाता है। ये ज़्यादातर दूर गांव की गरीब लड़कियां होती है। लड़के विश्वास वाले लगाए जाते हैं। मीरा अंडरस्को, तुम ये काम कब से कर रहे हो? गुंडों का बॉस अंडरस्को, मैंने तो ये काम अभी कुछ सालों से ही शुरू किया है। यही 3 साल से। पहले मैं छोटे मोटे लूट पार किया करता था, वसूली हफ्ते जैसे काम। फिर मुझे एक दिन एक मैन से मुलाकात हुई। उसने मुझसे कहा, तुम इन छोटे मोटे कामों से कितने कमा लेते हो? मैं उससे बोला, अच्छा खासा, बस अपन की दाल रोटी चल जाती है। और इससे ज़्यादा पैसे कमाओ तो कैसा रहे? क्या मजाक करता है भाई? इससे अपन का तो ये धंधा ही चौकस है। वो मैन, तुम और दूसरा काम करना चाहोगे? मैंने पूछा, कौन सा काम? तुम्हें इससे अलग काम करना होगा। पहले मैंने उससे पूछा, मर्डर का काम तो नहीं है? अपन ने कभी किसी का मर्डर नहीं किया है। वो मैन हंसने लगा। उसने कहा, ये काम हमारी दूसरी टीम करती है। फिर मैंने पूछा, मुझे क्या करना होगा? उस मैन कहा, कुछ यंग लड़के जो देखने में ठीक लगे उन्हें लड़कियां लाने में तैयार करो। यानी कि लड़कियों की सप्लाई करना। लड़कियों की सप्लाई करना है। मैंने ये काम कभी नहीं किया है। उस मैन ने कहा, सब काम पहली बार ही करते हैं। हाँ, तुम्हारा काम है लड़कियों को उठवाना, चाहे जैसे भी उठाओ, ये तुम्हारा काम है। मैंने पूछा, ये तो और भी गैरकानूनी है। तुम जो करते हो वो भी तो गैरकानूनी है। हाँ, बात तुम्हारी सही है। अगर मैं ये काम करूँ तो तुम मुझे कितना पैसा दोगे? उसने कहा, आधा हिस्सा। मैंने भी ओके थम्स अप का चिन्ह ठीक कह दिया। थम्स अप का चिन्ह ठीक कह दिया। मैन, ये लो 10 लाख रुपए एडवांस। उस मैन ने मुझे 10 लाख रुपए दे दिए। जब मैंने अपने हाथ में एकदम 10 लाख रुपए देखे, मुझे और लालच आ गया। शुरुआत में हमने 5 लड़कियों से की। मुझे उसमें बहुत फायदा नजर आया, फिर धीरे धीरे से काम बढ़ता चला गया। अमित अंडरस्को, जब तुम अपने तरीके से काम करते थे तो कल तुमने एक साथ इतनी सारी लड़कियां उठाने का काम कैसे किया? गुंडों का बॉस अंडरस्को, आज से 4 दिन पहले हमारे पास 80 लड़कियों की सप्लाई का ऑर्डर था। हमने 80 लड़कियां तैयार की। सप्लाई होने से पहले हमें 20 लड़कियों की और डिमांड आई। हमारे पास इतना समय नहीं था जो हम 20 लड़कियां उन्हें दे सके। तब हमारे पास किसी का फोन आया। उसने कहा, आपको जुहू बीच से लड़कियां उठानी है। हमने कहा, इस तरह से खुले में उठाएंगे तो सरकार एक्शन में आ जाएगी। उसने कहा, कोई एक्शन नहीं होगा, हमने उस एरिया की पुलिस को खरीद लिया है। उस वक्त जुहू बीच पर कोई नहीं जाएगा। तुम आराम से लड़कियां उठा सकते हो। अपने बेस्ट आदमियों को लेकर खतरनाक हथियारों के साथ जाएं। तुम्हारे सर और मुंह ढके होने चाहिए जिससे तुम्हें वहां कोई पहचान ना ले। और यह काम जल्दी ही होना चाहिए जिससे कि कोई वहां कैमरा रिकॉर्डिंग ना कर सके। यस बॉस, ऐसा ही होगा। हमने फिर वैसा ही किया। पुलिस तो वहां आई पर उसने कुछ किया नहीं क्योंकि वह पहले से ही रिश्वत ले चुकी थी। ये सारी बातें सुनकर ईवा ने कहा, अमित से, बिग बी, जितने भी इसके साथ जो साथी हैं इन्हें मारना नहीं है। इन सभी को जिंदा अपने अफ्रीका के फैक्ट्रीज में भेज दो जिससे ये हमारे फैक्ट्रीज में वर्कर की कमी पूरी करेंगे। उससे पहले इनका यही इलाज करवाया जाए। ध्यान रहे, इनमें से एक भी न मरने चाहिए और न ही कोई घायल। पूरी जिंदगी के लिए वही रहेंगे। और ये भी ख्याल रखा जाए ये वहां से नहीं निकल पाए।
उन गुंडों में से एक बोला, आप हमारे साथ ऐसा ना करें, हमें कानून के हवाले कर दे, सरकार हमें खुद ब खुद सजा दे देगी। ईवा उसकी तरफ देखकर, क्या हम आपको सरकार के हवाले कर दे? हा हा हा, वो उसे देखकर हंसने लगी। फिर बोली, जिससे आप झूठी दलीलें देकर बाहर निकल जाएं, अपनी एक भौं चढ़ाकर। हालांकि उसे इस तरह से कोई नहीं देख पाया। ऐसा कभी नहीं होगा, ये हमारा कानून है, जिसमें हम ही वकील हैं और हम ही जज है। फिर से सभी हंसने लगते हैं। और इनके इस लीडर को यहीं अपने सीक्रेट जगह कैद कर दो, क्योंकि इसकी अभी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी, बाकियों की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। जी बॉस, ऐसा ही होगा। बेसमेंट से सभी चले जाते हैं, सिर्फ उन लोगों को छोड़कर। रात बहुत हो चुकी है, अब हमें हॉस्टल निकालना है। ड्राइवर से कहिए गाड़ी तैयार रखें। जी बॉस। ईवा और रूही अपनी कार की तरफ चल देती हैं। अमित मीरा को उसकी आंटी के घर छोड़ने के लिए चला जाता है। अमित मीरा को छोड़कर अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। अगले दिन कॉलेज में सभी से मुलाकात होती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। 4 दिन का हॉलीडेज होता है। दिवाली की वजह से विक्रम जीवेश के साथ उदयपुर के लिए निकल जाता है। हॉस्टल की कुछ लड़कियां अपने घर चली जाती हैं। ईवा, रूही, मीरा और अमित के साथ अपने बिजनेस मीटिंग जो पेंडिंग में थी उन्हें पूरा करने निकल जाते हैं। उदयपुर, राजस्थान। विक्रम उदयपुर पहुंचता है। सबसे पहले वह अपनी मां साहेब के पास जाता है। मां साहेब पहले विक्रम की आरती उतारती हैं, फिर उसके तिलक लगाती हैं। आरती करने के बाद उन्हें अपने गले से लगाती हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद देती हैं। विक्रम उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेता है और फिर अपना मुंह टेढ़ा करके वापस चल देती है। विक्रम जब ये एहसास होता है, तब वो जल्दी से अपनी मां साहेब को रोक लेता है। ऐसी भी क्या गलती हुई, जो आप हमसे बात भी नहीं कर रही? मां साहेब इमोशनल होते हुए बोली, आप हमें एक फ़ोन भी नहीं करते कि हम आपको कितना याद करते हैं। आपको हमारी बिल्कुल भी याद नहीं आती। विक्रम, नहीं मां साहेब, ऐसी कोई बात नहीं, हम आपको बहुत याद करते हैं। हम आपसे प्यार भी बहुत करते हैं मां साहेब, आप जानती हैं आपने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। हम आपको कैसे भूल सकते हैं? बस काम की वजह से हमें याद नहीं रहता है। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब हमने बड़ा सा मुंबई में एक विला लिया है। जब भी आपका हमसे मिलने का दिल चाहे तो आप हमसे मिलने आ सकती है। वहां नौकर चाकर सभी हैं, बस ये पंख हिलाते हुए नौकर नहीं होंगे। दोनों हंसने लगते हैं। आप अपनी बहन नीलिमा सिंह से भी मिल लीजिए। विक्रम की बहन दौड़ते हुए आती है और उसके हल्के से गले मिलती है। राजसी माहौल में घर की लड़कियां दूर से ही ऐसे प्रिंटेड करते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो गले मिल रहे हों। भाई साहब, हमने आपको बहुत याद किया। अब की बार तो आप हमसे मिले बगैर ही चले गए। दिस इज नॉट फेयर। विक्रम उसके सर पर एक चपत लगता है। नटखट कहीं की। और बताए, आपके ससुराल में सब ठीक है? क्या भाई साहब, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। हाँ तो हो जाएगी, दिन ही कितने रह गए हैं। तो क्या आप हमारी शादी नहीं अटेंड करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे, आप हमारी इकलौती बहन है। जिस तरह से हम माँ साहेब से प्यार करते हैं वैसे ही हम आपसे भी बहुत प्यार करते हैं। देखो, हम दिवाली पर भी यहाँ आए हैं, आपके लिए ही। फिर दोनों हंसते हुए चले जाते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम कौन कौन करता है? अफ्रीका में ईवा का कौन सा काम होता है? ये सब जानने के लिए आगे के पार्ट पढ़ेगा। मिस्टीरियस मुंबई गर्ल। प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए और मुझे फॉलो भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 37 रोमांस। अब तक आपने पढ़ा और बताए, आपके ससुराल में सब ठीक है? क्या भाई साहब, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। हाँ तो हो जाएगी, दिन ही कितने रह गए हैं। तो क्या आप हमारी शादी नहीं अटेंड करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे, आप हमारी इकलौती बहन है। जिस तरह से हम माँ साहेब से प्यार करते हैं वैसे ही हम आपसे भी बहुत प्यार करते हैं। देखो, हम दिवाली पर भी यहाँ आए हैं, आपके लिए ही। फिर दोनों हंसते हुए चले जाते। अब आगे, उदयपुर राठौर पैलेस। नीलिमा, भाई साहब, हमने सुना है। पिताश्री। विक्रम जब सुनता है नीलिमा पिताश्री कह रही है, वह तुरंत उसे बोलता है, धीरे बोलो, उन्हें पसंद नहीं है कि हम उन्हें पिताश्री कहें। भाई साहब, आप सही कह रहे हैं, पर यह बात कितनी गलत है। हम उनकी औलाद हैं, क्या हमारा इतना भी अधिकार नहीं कि हम उन्हें पिताश्री भी कह सकें? हाँ प्रिंसेस, आप सही कह रही हैं, पर हम कर भी क्या सकते हैं? हम लोग भी राजर्षि परिवार में जो पैदा हुए हैं, उसकी सजा तो मिलनी है ना हमें। हाँ भाई साहब, आप सही कह रहे हैं। दोनों खामोशी से चलने लगते हैं। नीलिमा को कुछ याद आता है। हमने सुना है राणा जी आपका विवाह करना चाहते हैं। नीलिमा की बातें सुनकर विक्रम चौंक जाता है। विक्रम अपनी बहन से बोला, प्रिंसेस, आप ये क्या कह रही हैं?
कि राणा जी हमारा विवाह करना चाहते हैं। किससे हमारा विवाह करना चाहते हैं? नीलिमा, वह अपने किसी दोस्त की बेटी से जिनका नाम जयदेव सिरोही है। उनकी बेटी का नाम संगीता सिरोही है। वह अभी विदेश से लौट कर आई हैं। बस हमें इतना ही मालूम चला है। विक्रम इस बात पर कुछ नहीं बोलता। ये बात वो अच्छे तरीके से जानते हैं। ये शादी तो नहीं होगी। ऐसे ही दोनों बातें करते करते अपने अपने कमरे में चले जाते हैं आराम करने। जीवेश सिसोदिया अपने घर अपने माँ बाप के पास चला जाता है, जहां उसके परिवार में माँ बाप, माँ का नाम रंजना सिसोदिया, पिता का नाम राजेंद्र सिसोदिया, एक बड़ा भाई जीवन सिसोदिया और उसकी पत्नी मीना सिसोदिया और एक छोटी बहन सपना सिसोदिया है। विक्रम पहले अपने रूम में जाकर फ्रेश अप होते हैं। एक नौकर उन्हें चाय नाश्ते के लिए बाहर डाइनिंग हॉल में आने के लिए कहता है। कुंवर शाहरानी साहेब ने आपको बाहर डाइनिंग हॉल में बुलवाया है। विक्रम सिंह अंडरस्को, जी हम अभी 5 मिनट में पहुंचते हैं। नौकर वहां से चला जाता है। विक्रम 5 में डाइनिंग हॉल में आ जाता है। उसके साथ सभी अपने अपने रूम में से डाइनिंग हॉल में आ जाते हैं। उनके साथ उनके चाचा की फैमिली भी चाय नाश्ता करने आ जाते हैं। एक रॉयल टेबल जिसमें 40-50 लोग आराम से बैठकर खा सकते हैं, जिसमें महल के कर्मचारियों ने कई तरीके के व्यंजन सज कर रख दिए हैं। सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं, हेड सीट को छोड़कर। चाचा जी, और बताइए कुंवर शाह कैसा चल रहा है आपके मुंबई का बिजनेस? विक्रम जी बहुत अच्छा चल रहा है। अब तो हमारा बिजनेस और भी ज्यादा बड़ा हो रहा है। अब हम बॉलीवुड की फिल्मों में भी पैसा लगा रहे हैं, जिसमें से अभी एक फिल्म पूरी बनकर तैयार हो चुकी है और दूसरी मूवी की कास्टिंग चल रही है। देखते हैं उसमें कितना मुनाफा होता है। साथ में फैशन, टेक्सटाइल्स और होटल्स के भी प्रोजेक्ट भी बहुत बढ़िया तरीके से पूरे हो रहे हैं। विक्रम की चाची जब ये बात सुनती हैं, तो वो अपने मन में जलन पैदा करती हैं और मन में बोलती है, दीदी साहेब के तो दोनों हाथ घी में है। इनके बेटे विक्रम को राजगद्दी भी मिल रही है, साथ में इतने बड़े बिजनेसमैन के बेटे की माँ भी बन गई है, और दामाद भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और एक हमारे बेटे हैं जिन्हें इन बातों से कोई लेना देना ही नहीं है, और बेटी अभी छोटी है, और हमारे पति देव का परिवार राजसी खर्चे पर पड़ रहा है। अपने मन में चिढ़ते हुए नाश्ता करती हैं। इसी तरह से बातें करते करते सभी का नाश्ता हो जाता है। नाश्ता करने के बाद सभी अपने रूम में चले जाते हैं। त्रिपाठी मैंशन। सारंग अपने थिएटर रूम में अपने दोस्तों के साथ हॉरर मूवी देखते हुए साथ में स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर रहा है। एक नौकर उसके पास आता है। उसके हाथ में मोबाइल लगा हुआ है और कहता है, छोटे मालिक बड़े मालिक साहब का फोन है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं। क्यों? उन्हें तो मेरी कभी जरूरत नहीं पड़ी। फिर भी वो उनसे फोन ले लेता है। सारंग फोन पर, हेलो जी, कहिए आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? दूसरी तरफ से आवाज आती है, क्यों मैं तुमसे बात नहीं कर सकता? बाप हूं तुम्हारा, बात क्यों नहीं कर सकता? जहां तक मुझे याद है आप सिर्फ नाम के ही मेरे बाप हैं। उधर से आवाज आती है, नाम का ही सही, आखिर बाप हूं तुम्हारा। सारंग अंडरस्को, क्या चाहते हैं आप और किस लिए मुझे फोन किया? इस बार तुम्हारी सटेप मोम दिवाली वही मनाना चाहती हैं, हम कल सुबह तक वहां पर पहुंच जाएंगे। सारंग, तो इसमें मैं क्या करूं? रमेश त्रिपाठी जी, मैं चाहता हूं हमारे कमरों की साफ सफाई तुम अपनी निगरानी में नौकरों से करवा दो। सारंग, ये बात आप नौकरों से भी तो कह सकते हो, मैं ही क्यों? रमेश त्रिपाठी जी, गुस्सा करते हुए बहुत बोलने लगे हो। सारंग भी गुस्से में फोन काट देता है। करीब 5 मिनट बाद मनीषा का फोन आता है। सारंग फोन रिसीव करता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, सारंग इस वक्त तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, दोस्तों के साथ थिएटर में हॉरर मूवी देख रहा हूं, वह भी घर के थिएटर में। मुझे तुम्हारी याद आ रही है, क्या मैं भी वहां आ जाऊं? सारंग, हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। मनीषा कॉल काट देती है। वह ड्राइवर से कहकर गाड़ी निकालवाती है। कार में बैठकर ड्राइवर से सारंग की घर की तरफ बोल देती है। थोड़ी देर में मनीषा सारंग के घर पहुंच जाती है। ड्राइवर मनीषा को छोड़कर वापस निकल जाता है। मनीषा, है ड्यूड तुम सब यहाँ? सारंग के दोस्तों को देखकर, हाँ हम सब यहाँ हैं। सभी दोस्त, अब मूवी भी खत्म हो चुकी है। सभी दोस्त सारंग से बोलते हैं, यार सारंग समय बहुत हो चुका है, अब हमें घर निकालना चाहिए, हमारे मॉम डैड हमें फोन कर रहे हैं, काफी वक्त भी हो चुका है। सारंग उनसे कुछ नहीं कहता है, ठीक है आप लोग जाओ। सभी वहां से चले गए। मनीषा, मैं आए और आप लोग चल दिए। विनय अंडरस्को, कोई बात नहीं, आप दोनों एंजॉय करो। सभी दोस्त हंसते हुए चले जाते हैं। मनीषा सारंग से,
यार कोई रोमांटिक सी फिल्म लगाओ। सारंग एक रोमांटिक मूवी लगा देता है। वह दोनों फिल्म देखने बैठ जाते हैं और साथ में स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक का मजा लेने लगते हैं। दोनों मूवी देख रहे थे, देखते देखते उसमें किसिंग सीन आने लगते हैं। उनको देखते हुए सारंग और मनीषा दोनों के अंदर फीलिंग्स आने लगती है, वो भी आपस में किस करने लगते हैं। खाली मूवी चल रही होती है, रूम थिएटर में रोमांटिक माहौल हो जाता है। किस करते करते वह दोनों सोफे पर आ जाते हैं। सारंग के साथ मनीषा किस का रिस्पॉन्स देने लगती है। दोनों ही वाइल्ड हो जाते हैं। किस करते करते सारंग मनीषा को अपने रूम में लाकर अपने पैरों से बंद करके एक हाथ से अंदर से लॉक कर देता है और अपने फोन से एक नौकर से कह देता है, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करें 3 घंटे तक, और रूम थिएटर जाकर मूवी ऑफ कर दो और रूम की साफ सफाई भी कर देना। नौकर दूसरी तरफ से कहता है, जी छोटे मलिक, ऐसा ही होगा। सारंग मनीषा को लेकर अपने बेड पर आ जाता है। ऐसे ही मनीषा को बेड पर लिटा देता है। फिर से मनीषा को किस करने लगता है। किस करते हुए दोनों के कपड़े फर्श पर गिरने लगते हैं। सारंग मनीषा के ऊपर आकर उसके एलोब पर किस करते हुए उसके गले में आकर किस करने लगता है। फिर उसकी छाती पर आता है, उसकी छाती के एक हिस्से को शक करता है, दूसरे को दबाता है। मनीषा की आंखों से सारंग और एक्साइटेड हो जाता है। फिर उसके होंठों को चूमने लगता है। चूमने के बाद वो फिर से नीचे जाने लगता है। मनीषा उसे मुस्कुराते हुए देखती है। सारंग उसकी लेग्स को सेपरेट करता है, फिर से उसके ऊपर आ जाता है। मनीषा भी अब अपने पैरों को सारंग में लपेट लेती है और अपने हाथ भी उसकी पीठ पर लपेट लेती है। ऐसा करते ही सारंग एक झटके में उसके अंदर एंटर कर जाता है। मनीषा की थोड़ी आवाज निकल जाती है। मनीषा का ये पहली बार नहीं था और न ही सारंग का। सारंग आज वाइल्ड हो जाता है, शायद उसके अंदर किसी का गुस्सा था। सारंग अब मूव करने लगता है। मनीषा भी एंजॉय करती है। ऐसे ही उनको एक दूसरे से प्यार करते हुए 4 घंटे का टाइम हो चुका होता है। एक और घंटे आराम करने के बाद मनीषा वॉशरूम जाकर शावर लेती है और अपने कपड़े पहनकर, सारंग अब मुझे घर निकालना चाहिए। सारंग वैसे ही बेड पर लेटे हुए, आधे हिस्से में चादर डाले हुए, वैसे तुम्हें आज मजा तो बहुत आया होगा। हाँ, बहुत मजा आया आज मैं तुम्हारे पास इसीलिए ही आई थी। अब तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत तो नहीं। सारंग नहीं, अब कोई शिकायत नहीं तुमसे, मुस्कुराते हुए कहता है। मैं तुमसे इस चीज के लिए कितने दिनों से मिस कर रहा था। तुमने मुझे आज अच्छे से सेटिस्फाइड किया। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। इतना कहकर वो भी शावर लेने चला जाता है। ड्राइवर गाड़ी लेकर आ गया है। मनीषा उसके घर से अपनी गाड़ी से अपने घर निकल जाती है। शाम का वक्त हो जाता है। शावर लेकर रूम में आता है। सारंग अपने नाइट कपड़े पहन लेता है। तभी नौकर सारंग का डिनर उसके रूम में ले आता है। सारंग अपना डिनर करके आज जल्दी सो जाता है। उदयपुर राठौर पैलेस, शाम के 5 बजे। सभी एक बड़े से बैठक हॉल में, बड़े बड़े राजसी चेयर्स पर सभी बैठ जाते हैं। राणा परिवार आपस में बात करते हुए। रानी सा कविता सिंह राठौर अंडरस्को, विक्रम आप कितने कमजोर हो गए हैं। हमें लगता है आप बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखते खाने पीने में। विक्रम अपनी माँ की तरफ देखता है। माँ साहेब आप ये क्या कह रही हैं। रानी सा अंडरस्को, यही कि आप ढंग से खाते पीते नहीं, तभी आप कमजोर दिख रहे हैं। विक्रम जब यह अपनी माँ से सुनता है। नहीं माँ साहेब, आप जो सोच रही हैं वह गलत है। हम टाइम से लंच डिनर सब करते हैं। आपको यकीन ना हो तो आप जीवेश से पूछ लीजिएगा, वो हमारे साथ हर वक्त रहते हैं। माँ को तो अपना बेटा हमेशा कमजोर ही नजर आता है, चाहे वह कितना भी खा पी ले। विक्रम के चाचा हंसते हुए कहते हैं, क्यों भाभी साहेब, हमने सही कहा ना। फिर से हंसने लगते हैं। हाँ हाँ ठीक है, इसमें हंसने की क्या बात है। वो भाभी राजा है, उन्हें अपनी सेहत पर अधिक ध्यान देना चाहिए, रानी सा कहती हैं। 38 इश्क मोहब्बत। आपने अब तक पढ़ा। माँ को तो अपना बेटा हमेशा कमजोर ही नजर आता है, चाहे वह कितना भी खा पी ले। विक्रम के चाचा हंसते हुए कहते हैं, क्यों भाभी साहेब, हमने सही कहा ना। फिर से हंसने लगते हैं। हाँ हाँ ठीक है, इसमें हंसने की क्या बात है। वो भाभी राजा है, उन्हें अपनी सेहत पर अधिक ध्यान देना चाहिए, रानी सा कहती हैं। विक्रम, राणा जी नजर नहीं आ रहे हैं। जब से हम यहाँ आए हैं हमने उनको नहीं देखा। वह अपने इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं। अगले महीने सांसद के चुनाव हैं, रानी सा कहती हैं। अब आगे, उदयपुर राज पैलेस। माँ साहेब, हम जब से यहाँ आए हो हमने राणा जी को नहीं देखा है। माँ साहेब, अगले महीने सांसद के चुनाव होने जा रहे हैं। आजकल उसी में बिजी रहते हैं राणा जी। विक्रम, जब लास्ट बार हमारी उनसे बात हुई थी तब उन्होंने ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं किया था। कमाल है, देश में सांसद के चुनाव होने जा रहे
और हमें इस बात खबर ही नहीं। चाचा जी अंडरस्को, भाई साहेब राणा जी आपको बताने से शायद भूल गए होंगे। ये 2 दिन पहले ही अनाउंस हुआ है। विक्रम पर हमारी उनसे बात हुई 1 सप्ताह हो चुका है। और आप कह रहे हैं 2 दिन पहले डेट आई है। शायद ऐसा ही हुआ है जो हमें नहीं बता पाए। विक्रम सिंह, इसी वजह से हमें इलेक्शन होने की डेट की खबर नहीं हुई। अपने मन में सोचते हुए क्या हम इतने बिजी थे तभी हमें इलेक्शन की जानकारी नहीं मिली। फिर अपनी सोच से बाहर आ जाता है। टेबल व्यंजनों से सज गया है। एक रॉयल कर्मचारी आकर उनको बताती है। रॉयल टेबल पर 20 से 25 तरीके के व्यंजन सजे हुए थे। रानी साहेब, चलिए आप सभी बातें बहुत हो चुकी। डाइनिंग हॉल में डिनर के लिए। सभी डाइनिंग हॉल में चले जाते हैं। सभी रॉयल डाइनिंग टेबल के पास अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। तभी राणा जी कुछ रॉयल कर्मचारी के साथ वहां आ जाते हैं। उनको देखकर सभी अपनी जगह खड़े हो जाते हैं। खड़ी खंबा, सभी उनका ग्रीट करते हुए खड़े हो जाते हैं। राणा जी भी उनके साथ अभिवादन करते हैं। खड़ी खंबा, फिर सभी अपनी अपनी चेयर पर दोबारा से बैठ जाते हैं। राणा जी भी बैठ जाते हैं। राणा जी विक्रम सिंह से, आप कब आए? विक्रम जी आज ही सुबह। राणा जी अंडरस्को, पहले सभी डिनर कीजिए, बातें तो होती रहेंगी। सभी अपना डिनर करने लगते हैं। डिनर करने के बाद राणा जी अपने रूम में चले जाते हैं। साथ में रानी साहेब भी उनके साथ हो लेती हैं। राणा जी अपने एक कर्मचारी से विक्रम सिंह को बुलवाते हैं। कर्मचारी विक्रम सिंह के रूम में जाकर खड़ी खंबा कुंवर शाह, राणा जी ने आपको अपने रूम में बुलवाया। विक्रम सिंह, राणा जी से कहिए हम 10 मिनट में उनकी तरफ आ रहे हैं। कर्मचारी जी कुंवर शाह, इतना कहकर कर्मचारी वापस चला जाता है। कर्मचारी राणा जी की तरफ, राणा जी से कुंवर शाह अभी 10 मिनट में आ रहे हैं। कर्मचारी इतना कहकर वापस चला जाता है। विक्रम 10 मिनट बाद राणा जी के रूम में आता है। विक्रम सिंह, खड़ी खंबा राणा जी। राणा जी खड़ी खंबा कुंवर शाह। राणा जी विक्रम सिंह से, तो आप अब यहाँ कितने दिन और रुकेंगे है? विक्रम सिंह जी दिवाली से भाई दूज तक। राणा जी हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप पहले बैठ जाए। विक्रम सिंह राणा जी के सामने रखे काउच पर जाकर बैठ जाता है। राणा जी वहीं अपने रूम में दूसरे काउच पर बैठ जाते हैं। साथ में रानी साहेब भी बैठी जाती है। विक्रम सिंह अंडरस्को, जी कहिए राणा जी आप हमसे क्या कहना चाहते हैं? राणा जी आप जानते हैं कि हमने आपको कुछ दिन पहले फोन किया था। कुछ काम है जो आपको करने हैं, वो हमसे संभल नहीं रहे हैं, जो हमारे होटल्स के लिए जरूरी हैं। विक्रम सिंह, जी राणा जी आपने कहा था हमारे पास अभी 3 दिन का वक्त है, बताइए हमें अब क्या करना है? राणा जी विक्रम सिंह के सारे कार्यभार को समझा देते हैं। विक्रम सिंह जी ठीक है ऐसा ही होगा। राणा जी अंडरस्को, अगले 5 महीने बाद आपका राजतिलक होना है युवराज की गद्दी का। आपको युवराज की गद्दी पर बैठना है, जिससे आगे चलकर आप यहाँ के भावी राजा बन सकें। जब आप युवराज बनेंगे तभी यहाँ की जनता आपको स्वीकार करेगी आपको राजा बनने में। युवराज बनने के बाद आपको राजा बनने पर कहीं भी कोई परेशानी ना आए। विक्रम सिंह, जी राणा जी ये बात हम जानते हैं। राणा जी अंडरस्को, हमें और एक बात आपसे जरूरी करनी है। वह ये है हमने आपकी मंगनी तय कर दी है और युवराज बनने के बाद आपको शादी भी करनी है। ये बात विक्रम सिंह बहुत ही खामोशी से सुनता है। फिर अपनी बहुत ही कोल्ड और एरोगेंट लहजे में धीरे से कहता है, यह आपने सही नहीं किया, हम यह मंगनी नहीं करेंगे। आप जानते हैं फिर भी आपने हमारा विवाह तय कर दिया। राणा जी अंडरस्को, हम अभी आपसे विवाह करने के लिए नहीं कह रहे हैं, अभी सिर्फ मंगनी करने के लिए कह रहे हैं। हमारे मित्र जयदेव सिंह सिरोही की सुपुत्री संगीता सिंह सिरोही के साथ वो खूबसूरत हैं, पढ़ी लिखी और सभ्य है। वह अभी विदेश से लौट कर आई हैं। एक बार आप उनको देख लीजिए। विक्रम सिंह, हम उनको नहीं देखेंगे, आपने हमसे जो कार्यभार संभालने के लिए कहा है वह हमने सुन लिया है, हम उस काम पर अमल भी करेंगे, लेकिन मंगनी बिल्कुल नहीं। राणा जी अंडरस्को, हमने अपने मित्र को वचन दिया है, अभी आप उनसे मंगनी कर लीजिए, बाद में विवाह तक संगीता को देख समझ लीजिएगा। जब आप एक दूसरे को जान जाएंगे तब हम आपका उनसे विवाह कर देंगे। हमने आपकी तस्वीर उनको भेज दी है। रानी साहेब बेटा एक बार उनको देख लीजिए। विक्रम सिंह, ये बात आप दोनों भूल जाए कि हम किसी और से मंगनी करेंगे। माँ साहेब आप जानती हैं हम अपने बचपन के प्यार को नहीं भूल सकते। माँ साहेब अंडरस्को, कब तक आप उनका इंतजार देखेंगे? काफी साल हो चुके हैं, अब नहीं मिलेंगी, आप क्यों नहीं भूल जाते उन्हें? वह आपका बचपना था, अब आप पूरे 25 के होने जा रहे हैं। आपका विवाह होना जरूरी है। विक्रम सिंह, नहीं माँ साहेब बिल्कुल नहीं।
हम चाहे जिंदगी भर अविवाहित रहकर मंजूर कर लेंगे, लेकिन विवाह हम कभी किसी के साथ नहीं करेंगे। हम अब अपनी मंजिल के बहुत करीब है, हमें हमारी डॉल मिल जाएगी, हम उन्हीं से ही विवाह करेंगे। वो हमारा इश्क मोहब्बत है, जो हमारी मौत पर ही खत्म होगी। और एक बात, आप लोग हमें फोर्स नहीं कर सकते। राणा जी अंडरस्को, आप युवराज बनने वाले हैं और कल यहाँ के भाभी राजा। आपको ये विवाह करना ही होगा, आपको राजगद्दी संभालनी है। विक्रम, नहीं चाहिए हमें ये आपकी राजगद्दी, नहीं बनना हमें युवराज और न ही हमें राजा बनना है। राणा जी, हमने अपने मित्र जयदेव सिंह सिरोही को वचन दिया है, इस मंगनी के लिए आपको उनकी बेटी संगीता से विवाह भी करना है। विक्रम सिंह अंडरस्को, वचन आपने दिया है, हमने नहीं। अभी आपने जो हमें काम दिया है, उदयपुर के होटल्स के अकाउंट्स का, हम अभी उसी पर काम करना चाहेंगे, इससे ज्यादा आप हमसे उम्मीद ना करें। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। विक्रम वहां से अपने रूम की तरफ चला जाता है। वो दोनों विक्रम को जाते हुए देखते रह जाते हैं। रानी साहेब कविता सिंह राठौर, राणा जी हम तो समझ रहे थे कुंवर शाह कैथी को भूल गए होंगे। बचपन की बात थी, उम्र के साथ बड़े होंगे तो ये भूल जाएंगे। लेकिन हम गलत थे, ऐसा नहीं हुआ। ये आज तक उस लड़की को नहीं भूले, उनकी बातों से लग रहा है जैसे वो उन्हें अभी तक ढूंढ रहे हैं। राणा जी अभी आप सो जाए, कल दिवाली है, कल देखते हैं। दोनों बेड पर लेटते हुए, राणा जी अंडरस्को, कल हमने अपने मित्र जयदेव सिंह सिरोही, उनकी पत्नी, उनका बेटा और उनकी बेटी संगीता सिंह सिरोही को दिवाली की पूजा में बुलवाया है। दिवाली की पूजा में दोनों की मुलाकात हो जाएगी। रानी साहेब, हूँ सही कहा आपने। ऐसे बात करते करते दोनों सो जाते हैं। सिरोही मैंशन, संगीता के रूम में संगीता बार बार विक्रम की तस्वीर देख रही है और मन ही मन बहुत खुश हो रही है और अपने आप में बड़बड़ा रही है। हमें नहीं मालूम थी आप इतने ज्यादा हैंडसम निकलेंगे। जब आप तस्वीर में इतने ज्यादा हैंडसम दिख रहे हैं तो रियल में कितने हैंडसम होंगे। हमने विदेश में बहुत लड़के देखे, उनमें बहुत लड़के हैंडसम भी बहुत थे, पर आप जैसा कोई नहीं। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम शादी तो आपसे ही करेंगे और आप हमें मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम हैं ही सुंदर। हमें पाने के लिए कितने लोग मचलते हैं। और अब तो राणा जी ने हमारी शादी करवाने के लिए वचन भी दिया है हमारे डैड को। फिर हम इस तरह उदयपुर की रानी शाह बन जाएंगी। हमने तो ये भी सुना है आप मुंबई में रहकर बिजनेस भी करते हैं। क्या बात है संगीता तुम्हारी, आपके तो दोनों हाथ घी में। और फिर हंसने लगती है। क्या विक्रम सिंह की संगीता से मुलाकात होगी? क्या विक्रम को संगीता पसंद आएगी? क्या शादी के लिए मान जाएगा? आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए सीरियस मुंबई गर्ल। प्लीज मुझे फॉलो कीजिए, कमेंट्स, रिव्यूज दीजिए और शेयर भी कीजिए। मुझे आगे बढ़ाने के लिए अप्रिशिएट कीजिए, जिससे मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाएंगे 39 लॉस एंजेलिस। अब तक आपने पढ़ा, हमने विदेश में बहुत लड़के देखे, उनमें बहुत लड़के हैंडसम भी बहुत थे, पर आप जैसा कोई नहीं। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम शादी तो आपसे ही करेंगे और आप हमें मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम हैं ही सुंदर। हमें पाने के लिए कितने लोग मचलते हैं। और अब तो राणा जी ने हमारी शादी करवाने के लिए वचन भी दिया है हमारे डैड को। फिर हम इस तरह उदयपुर की रानी शाह बन जाएंगी। हमने तो ये भी सुना है आप मुंबई में रहकर बिजनेस भी करते हैं। क्या बात है संगीता तुम्हारी, आपके तो दोनों हाथ घी में। और फिर हंसने लगती है। अब आगे संगीता के रूम में संगीता की मां ममता जी आती है। क्या हो रहा है बेटा? हमारी प्रिंसेस अभी तक सोई नहीं? नहीं मम्मी, नींद नहीं आ रही। क्यों बेटा? मम्मी हम आज बहुत बहुत खुश हैं। अच्छा, ऐसी क्या बात हुई जिससे हमारे प्रिंसेस बहुत खुश है? मम्मी, डैडी ने हमारा रिश्ता कुंवर शाह विक्रम सिंह से कर दिया। ये देखिए उनकी तस्वीर कितने हैंडसम है। हाँ बेटा, है तो बहुत ही हैंडसम। इस तस्वीर में क्या देखना? कल हम उनके राजमहल चल रहे हैं। दिवाली की पूजा में आप वही उनको देख लीजिएगा। सच में मम्मी? हाँ बेटा सच में। अब सो जाओ बेटा, रात बहुत हो चुकी। संगीता बेड पर लेट जाती है। ममता जी उसका माथा चूम कर चली जाती है। ऐसे ही मुस्कुराते हुए संगीता सो जाती है। ममता जी अपने रूम में जयदेव सिंह सिरोही अपने बेड पर लेटे हुए पूछते हैं, सो गई आपकी प्रिंसेस? हाँ सो गई हमारी प्रिंसेस। वह बहुत खुश दिख रही हैं जब से उन्हें ये पता चला है कि उनका मंगनी कुंवर शाह विक्रम सिंह से हो रही है। उनके तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। जयदेव सिंह सिरोही, हमने भी राणा जी से वचन ले लिया है, यह विवाह तो होकर ही रहेगा। हाँ प्रिंसेस के डैड, ये विवाह तो होना ही है। इससे हमारे उदयपुर में नींव बहुत मजबूत हो जाएगी और हम भी उनके राजशाही रिश्तेदारी में आ जाएंगे। जयदेव जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कल दिवाली है और कल हम सब दिवाली की पूजा में राजमहल जा रहे हैं।
वही संगीता कुंवर शाह विक्रम सिंह से मिल लेंगी। फिर हम राणा जी से इसी बीच में विक्रम और संगीता की मंगनी की बात तय कर देंगे। हाँ अब सो जाओ। वह भी दोनों सो जाते हैं। उदयपुर का राजमहल। दिवाली का दिन। विक्रम सिंह अपने असिस्टेंट जीवेश के साथ उदयपुर के लग्जीरियस ताज लेक होटल के लिए सुबह ही निकल जाते हैं। आज राजमहल को मिट्टी के दीपों, इलेक्ट्रिक लाइट्स और फूलों से बहुत ही खूबसूरती से सजाया जा रहा है। शाम की दिवाली की पूजा के लिए महल में जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। नीलिमा के रूम में नीलिमा अपने मंगेतर विजय राज सिंह चौहान से बात कर रही हैं। फोन पर नीलिमा, आप कैसे हैं? विजय राज, हम अच्छे हैं। उधर से आवाज आए, और आप कैसी हैं? इधर से, हाँ हमें भी बहुत अच्छे हैं। इधर से नीलिमा अंडरस्को, हमें आपकी बहुत याद आती है। विजय राज, हाँ हम कर भी क्या सकते हैं, हमें भी आपकी बहुत याद आती है। शादी से पहले तो हम मिल नहीं सकते। नीलिमा, हम कर भी क्या सकते हैं, कोई बात नहीं, कुछ ही दिन रह गए हैं हमारी शादी के। विजय राज सिंह अंडरस्को, अच्छा बताओ आप हनीमून पर कहाँ चलना चाहेंगी? नीलिमा शर्मा जाती है, उसकी आवाज नहीं निकलती है। उधर से विजय राज, अब ऐसे भी क्या शर्माना, फिर से पूछता है, बता भी दीजिए कहाँ चलना चाहेंगी? नीलिमा, आप जहां भी ले जाना चाहें हम वहीं चलेंगे। ऐसे ही दोनों तरफ से कुछ देर मुस्कुराते शर्माते हुए बात करके फोन रख देते हैं। विजय फोन देखकर मुस्कुराने लगता है। फिर फोन को अपने कोट की जेब में रखकर अपनी मीटिंग असिस्टेंट अतुल के साथ निकल जाता है। दिल्ली में चौहान मैंशन। विजयराज का फोन फिर से बजने लगता है। विजयराज फोन रिसीव करता है, उसमें एक लेडी की आवाज आती है। बेटा, आज दिवाली है, आज शाम की पूजा में आपको शामिल होना है। विजयराज, जी मॉम, मैं शाम को पूजा में शामिल हो जाऊंगा। क्या रेवती दीदी भी आ गई? कल्याणी जी, हाँ बेटा, रेवती और दामाद जी और उनके बच्चे भी आ गए। विजयराज, ठीक है, मैं अब फोन रखता हूँ, मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। कल्याणी जी, ठीक है बेटा, रख दो फोन। विजयराज सिंह चौहान अपना फोन अपनी कोट की जेब में रख लेता। विजयराज सिंह चौहान और अतुल दोनों मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। इनसे मिलिए, यह है विजयराज सिंह चौहान, उम्र 26, हाइट 5.11, देखने में हैंडसम है, रंग गेहुआ। नीलिमा सिंह राठौर के मंगेतर। चौहान अंपायर के सीईओ। इनके पिताश्री गुजर चुके 1 साल पहले। इनकी माता श्रीमती कल्याणी सिंह चौहान और एक बहन रेवती सिंह राजपूत है जो इनसे बड़ी है, उनकी उम्र भी 28 के करीब है। इनकी शादी हो चुकी, इनके 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम आरुष, बेटी का नाम आरशी। अमित सिंह राजपूत इनके पति हैं। ये सभी दिल्ली में रहते हैं। उदयपुर, राजस्थान। उदयपुर में राणा जी राजा होने के साथ इनके के कई होटल्स भी है, जिनका रख रखाव राणा जी ही करते हैं। कुछ फाइनेंस अकाउंटिंग की प्रॉब्लम की वजह से उन्हें विक्रम सिंह को बुलवाना पड़ता है। विक्रम सिंह सही तरीके से सुलझा देते हैं। इनके कई होटल्स हैं जिनकी नींव विक्रम सिंह के दादाजी ने रखी थी। विक्रम सिंह जिस होटल में आज आए हैं, ये पहले इनके परदादा का महल था, फिर उसको एक होटल में तब्दील कर दिया गया, जो राणा जी भानु प्रताप सिंह राठौर संभाल रहे हैं। इस होटल का नाम विक्रम सिंह के दादाजी ने रखा। ताज लेक पैलेस होटल, जो उदयपुर का सबसे बड़ा होटल है, जिसकी एक रात की कीमत ठहरने की 80,000 है, जो बेहद लग्जरियस रॉयल्स लुक में है। आज इसमें विक्रम अपने असिस्टेंट जीवेश के साथ यहां आया है। होटल के कर्मचारियों को पता चलता है कुवन शाह विक्रम सिंह होटल में आए हैं। सभी की हालत खराब हो जाती है। विक्रम सिंह मीटिंग हॉल में पहुंचते हैं, जहां सभी कर्मचारी इकट्ठा होते हैं। फिर सभी की समस्या सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुलझाकर उसके बाद होटल के ऑफिस में चले जाते हैं। 5 घंटे बैठकर वहां पर अकाउंटिंग का समस्या को शार्ट आउट करते हैं, और फिर वहां के स्टाफ को कुछ दिशा निर्देश देकर वहां से जीवेश के साथ अपने राजमहल लौट जाते हैं, और अगले दिन दूसरे होटल के लिए आने के लिए जीवेश से कहते हैं। होटल के फीमेल कर्मचारी आपस में बातें करती हुई, कुंवर शाह कितने ज्यादा हैंडसम हैं। चफौटी आरती का पागलपन। अब तक आपने पढ़ा, रूही और मीरा ईवा के रूम में आती है। ईवू, आज तो दिवाली भी है, तो क्या हम दिवाली नहीं मनाएंगे? ईवा अंडरस्को, बिल्कुल मनाएंगे, 2 घंटे की मीटिंग रहेगी, उसके बाद हम यही सब मिलकर दिवाली मनाएंगे और पूजा करने के बाद आतिशबाजी भी करेंगे। दोनों खुश हो जाती है। तुम दोनों मुझसे उम्र में बड़ी हो पर हरकतें बिल्कुल बच्चों वाली करती हो। फिर तीनों हंसने लगती है। अब आगे। इंडिया में रेजिडेंट अपार्टमेंट। एक लड़की अपने रूम में बार बार इधर उधर घूमते हुए अपने फोन से किसी को कॉल लगा रही है, लेकिन वह कॉल लग नहीं रहा और नॉट रीचेबल बता रहा है। अपने आप से बोलती है, कमाल है, मैं कल से फोन लगा रही हूं और अमित का फोन नॉट रीचेबल बता रहा है। क्या कोई इतना बिजी रहता है? 2 दिन से फोन नॉट रीचेबल बता रहा है, मुझे समझ नहीं आता अमित का फोन क्यों नहीं लग रहा है।
उसका कोई ऑफिस भी नहीं है और न ही कोई रिश्तेदार जिससे मिलकर पूछा जाए कि वो कहाँ है। उसका एक अपार्टमेंट है जिसमें वो कब आता है और कब जाता है मिलता ही नहीं है। मुझे उसने इजाज़त भी नहीं दी है, जब भी हम मिले हैं सिर्फ होटल में ही मिले हैं या क्लब में। कहीं ऐसा तो नहीं वो उस कॉलेज की चश्मिश वाली लड़की के साथ कहीं गया हो। वह अपने आप में इमेजिन करने लगती है। अमित और चश्मिश वाली लड़की दोनों एक दूसरे को चूम रहे हैं। आरती फाटक से अपनी आंखें खुलती है, फिर अपने आप में बड़बड़ाती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, मैं इस लड़की को मरवा दूंगी, जैसे और लड़कियों को साथ किया है वैसा ही इस लड़की के साथ करूंगी। अमित सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा, लेकिन इस वक्त है कहाँ। अब वो और भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है, पागलों की तरह सामान को इधर उधर फेंकने लगती है और वही घुटनों के बल फर्श पर बैठ जाती है। इस वक्त वह पूरी साइको लग रही थी। त्रिपाठी विला। आज सुबह 6 बजे ही सारंग के डैड रमेश त्रिपाठी, उसकी सौतेली मां अनिता त्रिपाठी और उसके दोनों भाई कुणाल और रोकी त्रिपाठी विला आ जाते हैं। नौकर उनका सामान उनके रूम में पहुंचा देते हैं। सारंग अपने रूप में अभी भी सो रहा है। उसको नहीं पता है उसके डैड का परिवार आ चुका है। सारंग की 7 बजे आंख खुलती है, वह अपनी जिम में वर्कआउट करने चला जाता है। 1.5 घंटे की वर्कआउट करने के बाद फ्रेश अप होने वॉशरूम में जाता है, अपने कपड़े पहनकर तैयार होकर जब वह नीचे आता है तो डाइनिंग टेबल पर उसके डैड, सौतेली माँ और उसके 2 सौतेली भाई पहले से ही बैठे हैं। आज सारंग की चेयर पर उसका भाई बैठा है। पहले वह उनकी तरफ देखता है, फिर चुपचाप जाकर अपनी चेयर के पास खड़ा हो जाता है। सारंग अपने भाई से बोलता है, अंडर्सको, तुम मेरी चेयर से उठ जाओ और दूसरी चेयर पर जाकर बैठ जाओ। वह नहीं उठाता है। जैसे उसकी बात को सुनकर अनसुनी कर वो अपना नाश्ता करता रहता है। रमेश त्रिपाठी, अंडर्सको, तुम दूसरी चेयर पर बैठ जाओ, उसको यहीं बैठा रहने दो। सारंग, डैड, यह मेरी चेयर है और मैं यहीं बैठूंगा। रमेश त्रिपाठी, इस बार क्या हो गया? वह तुम्हारा भाई है, तुम दूसरी चेयर पर भी बैठ सकते हो। सारंग कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहां से चला जाता है। एक नौकर उसके पीछे से आवाज लगाते हुए, छोटे मालिक नाश्ता तो करते जाए। कोई ना जवाब देते हुए वो सीधे बाहर निकल जाता है। नौकर देखता रह जाता है। सारंग अपने दोस्त के घर निकल जाता है। सारंग के डैड बड़बड़ाते हैं, कितना बदतमीज है ये लड़का। अनिता त्रिपाठी, जाने भी दीजिए, आप क्यों अपना खून जलाते हैं, आप नाश्ता कीजिए। पर उसके छोटे भाई रोकी को बुरा लगता है और वो घूर कर अपने भाई को देखता है, पर उसके उस भाई को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना नाश्ता करने में बिजी रहता है। सारंग विनीत के घर पर, विनीत की मोम, क्या हुआ बेटा, आज तुम्हारा मुंह क्यों उतरा है और आज यहाँ कैसे? सारंग, कुछ नहीं आंटी, आज विला में डैड अपने परिवार को लेकर आए हैं, आज जो भी हुआ उन्हें बता देता है। कोई बात नहीं बेटा, ये भी तुम्हारा घर है, आज दिवाली है, तुम पहले नाश्ता कर लो। विनीत और उसके डैडी अभी अपने स्टडी रूम में है, वो अभी आते होंगे, तुम चेयर पर बैठो, मैं मेड से कहकर तुम्हारा नाश्ता लगवाती हूँ। सारंग चेयर पर जाकर बैठ जाता है। मेड उसका नाश्ता टेबल पर लगा देती है। सारंग नाश्ता करने लगता है। नाश्ता करने के बाद वही हॉल में एक सोफे पर जाकर बैठ जाता है, विनीत का इंतजार करता है। थोड़ी देर में विनीत और उसके डैडी बाहर निकलते हैं। विनीत सारंग से मिलते हुए, अरे तुम कब आए? सारंग, अभी थोड़ी देर पहले। फिर दोनों आपस में बात करने लगते हैं। विनीत की माँ, आज दिवाली है, शाम को पूजा है, आप सबको यही पूजा करनी है। विनीत के डैडी, हाँ बिल्कुल, साथ ही पूजा करेंगे धर्मपत्नी जी, आज हम कहीं नहीं जाएंगे, कोई मीटिंग नहीं, कोई काम नहीं। विनीत की माँ मुस्कुराने लगती है। फिर नौकरों से घर की डेकोरेशन करवाने लग जाती हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। सारंग के और भी दोस्त विनीत के घर आ जाते हैं। सारंग अपने घर नहीं जाता है। उदयपुर, राजस्थान। राजमहल। महल को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया, चारों तरफ रोशनी से झील मिला रहा था, फूलों की खुशबू आ रही थी। रॉयल लुक में राजमहल की सुंदरता अलौकिक लग रही था, जैसे कोई स्वर्ग, चारों तरफ चहचहाहट थी। थोड़ी देर में जयदेव सिंह सिरोही का परिवार राजमहल के गेट में जैसे अंदर आते हैं। उसकी सुंदरता देखकर वह अविश्वासी हो जाते हैं, कितना सुंदर है। उन्होंने सोचा ही नहीं था, उनकी आंखें फैलती जा रही थी, महल इतना सुंदर होगा। दरअसल जयदेव सिंह सिरोही जब भी राणा जी से मुलाकात हुई, बाहर होटल में ही हुई है, महल में वह कभी आए नहीं। आज वह उनके इनवाइटेड, पर संगीता की वजह से उन्हें यहां आने का मौका मिला, जिसे देखकर सभी की आंखें चौंधिया गई। संगीता महल को देखकर उसके पैर तो जमीन पर ही नहीं टिक रहे हैं और मन ही मन बहुत खुश हो रही है। अपने मन में सोच रही है, कुछ समय बाद वह अब यहाँ की रानी बन जाएगी, वह इस महल में राज करेगी और अपने सारे अरमान पूरे करेगी। संगीता की माँ, कहो प्रिंसेस, कैसा लगा राजमहल?
बहुत सुंदर। संगीता, मम्मी मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। संगीता का भाई वरुण सिंह सिरोही, हाँ गीता आप सही कह रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी स्वर्ग में आ गया हूँ। गेट से ही कर्मचारी उनको ग्रीट करते हुए बहुत ही अदब से उनको महल के अंदर ला रहे थे। इतना ज्यादा सम्मान पाकर जयदेव सिंह सिरोही का परिवार बहुत खुश नजर आ रहा था। सभी महल में आते ही सिरोही परिवार, खड़ी खंबा, रानी साहेब उनका ग्रीट ले देती हैं। इनके स्वागत के लिए वो पहले ही वो डोर पर पहुंच जाती है। जयदेव सिंह का परिवार महल डोर पर ही रोक दिया जाता है। रानी साहेब कविता सिंह राठौर एक नौकर से सजी हुई थाली मंगाती है, वह संगीता की आरती उतारती हैं। आप हमारी होने वाली बहू हैं, पहली बार यहाँ आए हो, आरती उतारते बनती है। अब तो संगीता और भी ज्यादा खुश हो जाती है। इतना सम्मान पाकर संगीता की माँ उसे इशारा करती है। वह जल्दी से रानी साहेब के पैर छूती है। रानी साहेब खुश हो जाती हैं और मुस्कुराते हुए उसे आशीष देती हैं, खुश रहो। फिर सभी अंदर आ जाते हैं। रानी साहेब सिरोही परिवार से, आप अभी जलपान कीजिए, पूजा में अभी देरी है। सिरोही परिवार जी, रानी साहिबा। जयदेव सिंह के परिवार को नाश्ते के लिए ले जाया जाता है। जब वह डाइनिंग टेबल की चेयर्स बैठने जाते हैं, उनके सामने 30 से 40 तरीके के व्यंजन सजे हुए होते हैं। उनको ये देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतना सारा देखकर इतना तो उनके घर में भी नहीं बनता है, 4 से 5 ही तरीके के खाने बनते हैं। टेबल को सजाने के लिए कितने ही कर्मचारी लगे हुए थे। जयदेव सिंह सिरोही का परिवार नाश्ता करने लगता है। क्या वजह है जो आरती का फोन अमित नहीं उठा रहा है और उसका फोन नॉट रीचेबल हो रहा है? क्या पूजा में संगीता की मुलाकात विक्रम से होगी? जब संगीता विक्रम को देखेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा? भाग पड़ते रहिए। मिस्टीरियस मुंबई गर्ल प्लीज मुझे कमेंट दीजिए, शेयर कीजिए और रिव्यूज देना ना भूले।